हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो ज्योग्राफी का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस थ्योरी को दिया किसने था। तो देखिए, ये इस थ्योरी को 1912 में किसने दिया था? वैगनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। वैगनर ने इस थ्योरी को दिया था। कौन सी थ्योरी को? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि आज से 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ ईयर बिफोर बिफोर 20 करोड़ ईयर, इस ये कौन सा पीरियड था? कार्बोनी फेरस टाइम। कार्बोनी फेरस टाइम पे आज से 20 करोड़ साल पहले की बात है। 20 करोड़ साल पहले क्या था? जो अभी आप अर्थ देख रहे हैं ना, जो अभी आप अर्थ देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था। ठीक है। वो अभी जो आपको इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, इतने सारे कंट्रीज दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में एक सॉलिड एंटिटी थी। कैसी? मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक बार देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कुछ था और ये एंटिटी थी। ये मान लीजिए ये जो है सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, ये सॉलिड पोर्शन है। तो इस सॉलिड पोर्शन को हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया। ठीक है, ये सॉलिड पोर्शन है। इसके अलावा क्या था? बाकी जगह पूरा पानी था। जो आज ओशियन आपको दिख रहे हैं वो पहले पूरे पानी थे। एक सॉलिड मास था जिसको हम पेंजिया बोलते थे, और ये जो पूरा पानी जैसा आपको दिख रहा है इसको पेंथला बोलते थे। क्या? पेंथाला। पेंथाला ओशियन था। पेंथला, ये ओशियन था, पानी। ठीक है। तो कार्बोनीफेरस टाइम पे आज से 20 करोड़ साल पहले जो अभी जो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, एक्चुअली वो एक सॉलिड एंटिटी थे जिसका नाम था पेंजिया। और जो जितने भी 5 ओशन दिख रहे हैं उसका नाम था पेंथाला। ये क्लियर हुआ? उसके उसके बाद क्या हुआ? कुछ 16 करोड़ साल बाद, मतलब 16 करोड़ ईयर बिफोर 16। ठीक है, तो 16 करोड़ साल पहले ये ब्रेक हुआ। इट ब्रोक। इट ब्रोक। अब कैसे ब्रोक हुआ वो देख लीजिए। ठीक है, हाँ, इसके बीच से एक सी बहती थी जिसका नाम था तेथिस सी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वो सी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना तेथिस सी। तेथिस सी। ठीक है, वो पेंजिया में एक सी कौन सी बहती थी? तेथिस सी नाम था उसका। ठीक है। तो अब ये 16 करोड़ साल पहले टूटा, और कैसे टूटा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आप अभी देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको मैप से भी बताऊंगा। तो ये दो भाग में टूटा। कैसे कैसे भाग में? एक भाग ऐसा और ये एक भाग ऐसा। ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला भाग था इसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ठीक है, और ये जो नीचे साउथ वाले में टूटा इसका हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये आपने एज एन इंडियन भी सुना होगा ये नाम, गोंडवाना लैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अफ्रीका या जो सदर्न पार्ट टूटा है, जो पेंजिया के दो भाग हुए हैं, गोंडवाना टाइप का नाम, इस टाइप का चीज़ तो हमारे इंडिया में भी है। गोंडवाना चट्टाने भी हैं, गोंडवाना एक ट्रेन का नाम भी है। तो इस टाइप का नाम हमारे इंडिया में कैसे है अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है। तो दो भाग में टूटा, ये आपको क्लियर हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अंगारा लैंड में कौन से कॉन्टिनेंट या कौन से लोकेशंस आती हैं। तो अंगारा लैंड। अब देखिए ए से, जैसे कि अगर आप भूल गए कि नॉर्थ में कौन सा टूटा था, साउथ में, तो याद रखिएगा अंगारा ए है, मतलब ऊपर रहेगा तो नॉर्थ। सिंपल सा लॉजिक है, अंगारा है ए से शुरू, तो अंगारा होगा टेबल ABCD अल्फाबेट ऑर्डर पे, ए ऊपर आएगा तो ए अंगारा, नीचे गोंडवाना, AG लोजी सुनो जी वाला ए और जी। ठीक है, अंगारा लैंड क्लियर हो गया। अब देखिए,
अंगारा लैंड में कौन से जगह आती है, तो देखिए सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए, आपका कनाडा, मेक्सिको, ये सब जो हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जहाँ डेनमार्क का राज है। यूरेशिया, यूरेशिया एक पूरी प्लेट है जिसमें यूरोप और चाइना, रशिया, ये एक यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, तो ये यूरेशिया। अब अगर मैं देखूं गोंडवाना, गोंडवाना, तो गोंडवाना में आप याद रख लीजिए साउथ अमेरिका, नीचे जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और इंडिया भी आता है। अब कैसा आता है अभी हम वो देख लेंगे। देखिए, तो इन्होंने ये कहा कि कॉन्टिनेंट जो है वो टूट कर बह रहे हैं, ठीक है, जो लैंड जो एरिया था वो टूट कर बहने लग रहा है। मैंने क्या कहा, जो जो क्या हुआ, देखिए अंगारा लैंड टूटा, फिर वो अलग अलग पार्ट में टूटा, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशियन में। सिमिलरली जो आपका गोंडवाना है वो अलग अलग पार्ट में टूटा, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये टूट के खिसक रहा है। तो आपका एक सवाल हुआ कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो अभी भी जमीन के अंदर पानी में नहीं डूबे हैं शहर, तो अगर और मतलब मोस्ट ऑफ दी को अगर हम एक ब्लॉक की तरह जमाएं तो वो मैच करना चाहिए। बहुत सारे लैंड तो देखिए पानी में डूब गए हैं सी लेवल का हाइट पर, कुछ बड़े बड़े जो हाइट हाइट पे थे लैंड वो तो आज भी नहीं डूबे हैं ना। तो अगर हमको जोड़ेंगे तो क्या वो मिल जाएंगे? तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो पोर्शन है, देखिए ये जो गैप है, ये देखिए, ये मैं अफ्रीका आपको दिखा रहा हूँ, ये अफ्रीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है उस अफ्रीका से टूट के एक मेडागास्कर बना। तो देखिए ये, अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग ऐसा लगेगा आपको कि ये यहाँ से टूट के गया है, ठीक है। वैसे ही टोटल इसी तरह से यही वैगनर ने बोला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही है, ठीक है। क्लियर हो गया मैप से भी। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं अपन लिखना। ओके क्लियर। चलिए अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। ये किसने दिया था? बाय, इसको दिया किसने था? हैरी हेस ने, हैरी हेज ने, ठीक है। देख इसके हिसाब से क्या होता है, मैं वो देख लेता हूँ। इनके हिसाब से टोटल 6 प्लेट्स में टूटा है। देखिए कई जगह 7 भी लिख देता है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग मानते हैं, पर जनरली उनको एक मानते हैं हम। तो 6 प्लेट कौन सी है पहले आप वो याद कर लीजिए। पहले नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका एक प्लेट है, साउथ अमेरिका एक प्लेट है। सेकेंड जो है अमेरिका के बाद कौन सा? यूरेशियन एक प्लेट है, यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट। थर्ड, थर्ड कौन सी प्लेट है? पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन भी एक प्लेट है। फोर्थ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट से टूटा, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन। हमारा फेमस अफ्रीका, अफ्रीका एक प्लेट है। और एक नीचे जो है हमारा प्यारा अंटार्कटिका जहाँ ठंड रहती है, अंटार्कटिका। ये टोटल 6 प्लेट हैं। ये प्लेट भी मूव करती है। अब ये कैसे होता है देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। इसके नीचे होता है लावा या मैग्मा, ठीक है, यहाँ मैग्मा होता है,
ये मैग्मा है, ठीक है। अब देखिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो देखिए अब से अगर पूछे कि जो सबसे ऊपर जो प्लेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट, लिथोस्फीयर। ये क्या होता है, अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट। इसकी जो हाइट है लगभग 100 किलोमीटर के बराबर होती है, 100 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो ये अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर फ्लोट किसके ऊपर करता है, ये स्थेनोस्फीयर पे। थैनोस याद रख लो, थैनोस, तो उससे याद रहेगा, थैनोस से कुछ था, लिथोस्फीयर स्थेनोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर फ्लोट ओवर स्थेनोस्फीयर। इसका मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर मूव कर रही है। अब आप मेरे को बताओ, जब दो टेक्टोनिक प्लेट, जब दो प्लेट्स एक साथ पास आएंगी, दो टेक्टोनिक प्लेट, इसके तीन केस बन सकते हैं, ठीक है। पहला इसी कंडीशन के कि जब दो प्लेट एक तरफ जा रही हो, दो प्लेट जब एक तरफ जा रही हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। एक तरफ मूव करिए ना तो कन्वर्जेंट, इस कंडीशन को। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, कुछ बनेगा। तो यहां से बनता क्या है, याद रखना आप, फोल्ड माउंटेन्स, जिसका एग्जांपल हिमालय। हिमालय द न्यू फोल्ड माउंटेन, अपने ये आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, हिमालय द न्यू फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय कैसे बना होगा, लॉजिकली आप खुद सोचिए, जब दो प्लेट आगे टकराई होंगी। क्लियर, क्लियर। तो हिमालय जो प्लेट है ना, जो सॉरी हिमालय जो माउंटेन है ना, वो कौन सी दो प्लेट से टकराई है, यूरेशियन प्लेट जो हमने पढ़ा है, एक थी अफ्रीका से टूट के पेनिनसुलर प्लेट। ये जब दो टकराई तो एक हाइट बनी, उसको बोलते हैं हिमालय। तो हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, कन्वर्जिंग प्लेट से, जब दो प्लेट पास आके टकरा जाए। क्लियर। अब सेकंड, जब दो प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हो, बाहर निकल रही हो एक दूसरे से, इधर इधर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट। इसको हम और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो इससे क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली, जो गैप बनता है दो प्लेट्स के हटने से। तो इस रिफ्ट वैली से कौन से माउंटेन बनते हैं, फॉल्ट माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन। उससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन, इससे बनते हैं फॉल्ट माउंटेन। क्लियर हो गया, जब डाइवर्जेंट होगी प्लेट। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, कि जो प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाए, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर से निकले, इस तरह से कुछ ऐसे, इस तरह से अगर पास हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये तीन कंडीशन है बाउंड्री। मैंने आपको बता दिया है कि कंस्ट्रक्टिव में कौन से माउंटेन बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट में कौन से माउंटेन बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। चलिए उसका हेडिंग डाल लेते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थक्वेक आता किस रीजन से है। तो देखिए रीजन इसका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल या मैन मेड, हमारे कारण से भी आ सकता है। क्लियर है ये दोनों बात, कि दोनों तरह से आता है। अब कुछ की पॉइंट है जो अर्थक्वेक के बारे में जानना आपको जरूरी है। देखिए जहां से अर्थक्वेक, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, अर्थक्वेक स्टार्ट कहां से होता है, फोकस से।
अर्थक्वेक स्टार्ट होता है फोकस से, उसको एक और नाम दिया गया है हाइपोसेंटर। अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं फोकस। आप दो चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, फोकस और ईपी सेंटर पे। सेंटर से आपको लगेगा कि वहां से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, फोकस से शुरू होता है कोई भी चीज। अर्थक्वेक फोकस से स्टार्ट होता है, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ईपी सेंटर वो होता है जहां अर्थक्वेक पहली बार फील होगा। मैं क्या बोला, अर्थक्वेक जहां फील होगा उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। अर्थक्वेक फर्स्ट फील एट ईपी सेंटर। ये याद रखना कि क्रस्ट में शुरू होता है ये, जिस जगह पे क्रस्ट के शुरू है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोसेंटर या फोकस, और जहां पे फील होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, अब अर्थक्वेक स्टार्ट कहां पे होगा, अर्थक्वेक ऑकर कहां पे होगा, एट क्रस्ट। ठीक है, जहां से शुरू हुआ उसको बोले फोकस, जहां पे फील हुआ उसको बोले ईपी सेंटर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब अर्थक्वेक जनरेट होता है तो सबसे पहले फर्स्ट पी वेव जनरेट होती है, उसके बाद एस वेव। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिज्मिक वेव। मैं ये वर्ड कहाँ यूज किया था, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। इन्हीं वेव की मदद से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। वो भी आपको बस पता चलने वाला है कैसे, वो भी हम देखने वाले हैं आपको कैसे पता चला होगा ये चीज, देखते हैं चलिए। तो सिज्मिक वेव, सिज्मिक वेव, तो जो सिज्मिक वेव है वो तीन तरह से होती है। ये इस बार एसएससी में इसका क्वेश्चन भी आया था। अगर आप पेपर देखेंगे तो जो 11 अक्टूबर को हुआ था इससे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी वेव, इसको पी वेव बोलते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी वेव, इसको बोलते हैं एस वेव। थर्ड होती है एल वेव, लव वेव क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करती है, प्यार भी आपका डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये है एल वेव, लव वेव, डिस्ट्रक्शन वेव। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है सरफेस वेव होती है, ये सरफेस पे फील होगी आपको, सरफेस वेव। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले पी वेव के बारे में लिख लेते हैं। तो पी वेव याद रखना आप हमेशा, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम पे ट्रेवल कर सकती है। किसी इन तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। कौन सी वेव, पी वेव, जो प्राइमरी वेव है। इसमें होता है जो वेव एंड पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन पे मूव करते हैं, इज इन सेम डायरेक्शन। और अगर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो फिर वो वेव कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। इसकी दो खासियत और है, ये इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। सबसे पहले होगी ये, सबसे पहले यही वेव जनरेट होती है और सबसे तेज भी होती है, से तेज। ठीक है, सबसे तेज ये होती है। सेकंड एस वेव, बी है एस वेव, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। इसकी क्या खासियत है वो देख लेते हैं। देखिए ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि ये अगर वेव का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ वेव अगर ये होगा,
तो जो उसके जो पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं उनका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, ऊपर नीचे, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 90 डिग्री पे। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। सर एग्जाम्पल इसका, रस्सी आपने ऐसे घुमाई है, ऐसे रस्सी इस तरह से, रस्सी जब घूमती इस तरह से, तो ये ट्रांसफर वेव का ही एग्जाम्पल है। देखिए पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं मीन पोजीशन पे, और वेव कहाँ से आगे आगे बढ़े, सीधी, तो इसको ही बोलते हैं ट्रांसवर्स कंडीशन। ठीक है, इसकी खासियत है क्या, ओनली ट्रेवल इन सॉलिड, ये सिर्फ ट्रेवल करती है सॉलिड में। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, अगर ये सॉलिड में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बाकी किसी तीन मीडियम पे नहीं कर रही है, तो क्या ये वेव मेंटल में ट्रेवल करेगी? सोचो एक बार इस चीज को, क्या एस वेव मेंटल में ट्रेवल कर पाएगी? नहीं, क्योंकि मेंटल होता है लिक्विड स्टेट पे, और सिमिलरली होता है किस कौन सा, कोर, कोर होता है सेमी सॉलिड, वो भी सॉलिड नहीं होता। तो इसीलिए एस वेव सिर्फ क्रस्ट में ट्रेवल करेगी, समझ गए, एस वेव सिर्फ क्रस्ट में करेगी, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड में, सॉरी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड और गैस में नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो ये ओनली ट्रेवल इन सॉलिड, और इसकी खासियत होती है कि ये स्लोअर देन पी वेव होती है। जस्ट अ सेकेंड, इसकी एक और खासियत क्या है, ये स्लोअर देन पी वेव, स्लोअर देन पी वेव, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल वेव। मैंने क्या बताया था, एल से लव, और लव डिस्ट्रक्टिव होता है, बर्बाद कर देगा तैयारी में आपको। इसको बोलते हैं सरफेस वेव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है, ये स्लोवेस्ट वेव है इसमें से, स्लोवेस्ट वेव है, सिज्मिक वेव है, स्लोएस्ट सिज्मिक वेव। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस क्लियर हो गया। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ऑफ अर्थक्वेक, इसका मेजरमेंट कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, साइंस टू मेजर अर्थक्वेक, उस साइंस को क्या बोलते हैं जिससे अर्थक्वेक मेजर होता है, साइंस टू मेजर EQ से अर्थक्वेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिज्मोलॉजी। सिज्मिक वेव है ना, तो उसकी स्टडी को सिज्मोलॉजी। ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं, इसको स्टडी करने के दो मेथड हैं, एक है मर्केली स्केल, और है हमारा वर्ल्ड फेमस रिचर स्केल, वर्ल्ड फेमस रिचर स्केल। ये दो स्केल फेमस है। अब इनकी खासियत अलग अलग देख लेते हैं। देखिए मर्केली से समझ आ रहा है कि कुछ मरने की बात, कुछ मरने जैसी बात हो रही है, तो ये क्या बताता है, ये मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ, मेजर ऑन बेसिस ऑफ डैमेज, बेसिस ऑफ डैमेज। मर्केली स्केल डैमेज पे अपनी स्केल को बताता है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो स्केल की वो होती है 1 से 11, ये याद रखना है आपको। सिमिलरली रिचर स्केल जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बता, ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड स्केल है ये एक मैग्नीट्यूड स्केल है। वो डैमेज से बताती है कि कितना डैमेज अर्थक्वेक ने किया, उसको मेजर करने के लिए है वो, ये मैग्नीट्यूड स्केल है। ये बताती है कि कितना क्वांटिटी की थी, कितनी डिस्टेंस है, ये सब बताती है। तो इसको हम जो शो करते हैं वो 0 to 9 करते हैं, स्केल को याद रखिएगा 0 to 9 करते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म है, होमोसिज्मल लाइन और आइसोसिज्मल लाइन, ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले है
सीजमल लाइन, ये कौन सी लाइन है, इसका क्या मतलब है? देखो, होमो सीजमल लाइन होता है सेम टाइम, होमो मतलब होता है सेम टाइम, ट्रिक याद कर लो अब, सेम टाइम, सेम टाइम ट्रिक है इसकी। होमो मतलब सेम टाइम, होमो मतलब सेम टाइम, होमो सेम टाइम, होमो सेम टाइम, तो मीन्स अर्थक्वेक एट सेम टाइम इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये याद करना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, धरती पर सेम टाइम पे किसी भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोसीजमल लाइन, होमोसीजमल लाइन सेम टाइम पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। उसी प्रकार एक होती है आइसो, आइसोसीजमल लाइन, इसका मतलब क्या है? आइसो का होता है सेम मैग्नीट्यूड, ट्रिक है ये, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? अर्थक्वेक सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तो अर्थक्वेक ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट लोकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, सुनामी नाम से फेमस है जो, सुनामी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से बना है, सु प्लस नामी। सु मतलब होता है हार्बर, बंदरगाह, हार्बर, बंदरगाह, और नामी मतलब होता है वेव। ठीक है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन, इसके मेनली तीन रीजन होते हैं। देख, एक तो होता है अर्थक्वेक, अगर भूकंप आ गया हो कहीं, दूसरा है मीटेरॉइड्स, अगर मीटेरॉइड्स गिर गया हो धरती पे उस जगह पे, तो तीसरा अगर लैंडस्लाइड के कारण भी आता है सुनामी, नीचे की जमीन अगर खसक गई तो लैंडस्लाइड भी। ठीक है, तो इसमें बहुत हाई वेलोसिटी की, लगभग 550 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वेव आती है, टकराती है, उसको सुनामी बोलते हैं। ठीक है, हाई स्पीड वेलोसिटी की वेव आती है, लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा kmph की स्पीड में आती है और आसपास के एरिया को तबाह कर जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो भी पड़े हैं, जिसको देखना वो देख सकता है कि सुनामी क्या कर सकती है, बहुत डेंजरस चीज़ है, ना ही आए तो अच्छा है। ठीक है, कई बार होता है अर्थ को कहीं सेंटर बनाता है, उसका वेव ऊपर जाती है, उसके कारण से ये वाटर में एक वेव शुरू हो जाती है, हाई एनर्जी वेव, जिसके कारण से लहर बनती जाती है, और जैसी स्टार्टिंग में कम है, आगे जाती जाएगी बढ़ती जाएगी वो। ठीक है, जहाँ अर्थक्वेक आया है ना वहाँ फिर भी सेफ है, जहाँ अर्थक्वेक का ईपी सेंटर है ना बाहर, वो फिर भी सेफ है। उसके बाद वेव धीरे 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 आगे जाती जाएगी, और जो बीचेस एरिया है, जो एरिया है एंड के, वहाँ वेव बहुत हाइट ले लेती है और बहुत स्पीड हो जाती है, तो वहाँ पे तबाही मचा देती है ये कॉर्नर्स पे, बीचेस पे, पोर्ट्स पे, हार्बर पे, इसलिए इसका नाम पड़ा हार्बर के ऊपर जो वेव आती है, हार्बर वेव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक को, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में है, और हीट बजट, ये सब टॉपिक जो बचे हैं उसको हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।